अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, कल हमने मोहम्मद शमी के उन्वान से जो वीडियो चैनल पे अपलोड किया, जिसमें हमने आप लोगों से ये कहा था कि देखो, अपने अंदर क्वालिटी पैदा करो, काबिलियत पैदा करो, लोग आपको सर आँखों पर बिठाएंगे। और अगर आप यूज़लेस होंगे, बेकार होंगे, नाकारा होंगे, आप में क्वालिटी नहीं होंगी, भले आप कितनी भी शाइनिंग मारते होंगे, आपकी औकात और हैसियत कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं रहेगी। क्वालिटी पैदा करो अपने अंदर। और मैंने कल के वीडियो में ये भी कहा था, मुस्लिम नौजवानों का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका एटीट्यूड, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी बदअखलाक़ियाँ, क्योंकि ये सारी तालीम जो है ना, माँ बाप देते हैं अपनी औलादों को। ये माँ बाप का काम होता है अपनी औलाद को अखलाक सिखाए, बात करने का सलीक़ा और तरीक़ा सिखाए। उनका जो एटीट्यूड है ना, उनमें घमंड, अकड़ ऐसा कूट कूट के भरा हुआ है। ये माँ बाप का काम है वो अपने बच्चों में आजीज़ी, इनकिसारी पैदा करे। जैसे मैं आपको साउथ कोरिया की मिसाल देकर बताता हूँ। मैं सबसे पहले दूसरी मर्तबा में जब साउथ कोरिया गया था, उस वक्त में मेरे पास में हमारी कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले 1-2 दिन का वक्त था। तो मैंने मेरे शागिर्द माइकल को मैसेज किया। मैं बोला, यार 2-3 दिन है अभी कॉन्फ्रेंस शुरू होने में, मैं अकेला ही हूँ होटल में, कहीं पे घूमने फिरने के लिए चलेंगे? तो उसने कहा कि ठीक है, मैं मेरा थोड़ा सा टाइम मैनेज करता हूँ। और वो बेचारा जो है शाम के वक्त में आया। हम लोग घूमने के लिए निकले तो वहीं पे करीब में जो है एक चाइना टाउन था, वहाँ पे भी चाइना टाउन बने हुए हैं। हम लोग उसकी तफरीह के लिए गए। तो वो चाइना टाउन ऐसा बनाया हुआ था एक देहात की तरह से, यानी सिटी के बीचों बीच में उन्होंने एक देहात बसाया हुआ था। गांव में लोग कैसा रहते हैं, किस तरह से उनके घर होते हैं। तो हम लोग रास्ते से गुज़र रहे हैं और मैंने देखा मेरे आगे कुछ बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे, वो लोग भी चाइना टाउन घूमने के लिए आए थे। एक बच्चे ने उसका पेपर का कोई टुकड़ा जो है ना, या चॉकलेट का जो ये होता है चॉकलेट का प्लास्टिक, वो उसने रोड पे उसके हाथ से गिर गया। और वहीं पे एक आदमी कचरा उठा रहा था। और वो कचरा जो वहाँ पे उठाते हैं ना, तो कचरा उठाने वाले ऐसी छोटी छोटी चीज़ भी उठाते हैं। एक तो खराटा मारना होता है, खराटा नहीं बल्कि उन लोगों के हाथ में एक चिमटा होता है, और वो चिमटे से छोटी छोटी चीज़ को भी उठाते हैं। हालांकि वो जो कचरा उठाने वाला है वो अपने हाथों से भी वो चॉकलेट की जो प्लास्टिक थी उसको उठा सकता था, लेकिन उसने नहीं उठाया। उसने उस स्कूल के बच्चे को आवाज़ दी, उसको कहा, ये तुम्हारा कचरा है, ख़ुद अपने हाथ से उठाओ, चलो और इस कचरे को डालो कचरे के डब्बे में। वो जो बच्चा था उसने वो पहले तो दोनों हाथ जोड़ा उसने, और हाथ जोड़ने के बाद में उस बच्चे ने उससे माफ़ी मांगा। अब देखो, दोनों में डिफरेंस देखो, आप फ़र्क देखो। वो बच्चा किसी करोड़पति का बेटा भी हो सकता है, बच्चा किसी आला ख़ानदान का भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद उसके माँ बाप ने उसको ये सिखाए कि बड़ों से बात ऐसी करना चाहिए। और वहाँ के अखलाक में है ये हाथ जोड़ना जो है ना, ये हाथ जोड़ना और हाथ जोड़कर अपने सर को झुकाना, वो लोग इस तरीक़े से, ये उनके अखलाक है, ये उनका ट्रेडिशन है। इस तरह से सबसे पहले वो करते हैं। और उसके बाद में वो बच्चे ने वो कचरा उठाया और उनको सॉरी वग़ैरह बोलते हुए वहाँ से प्रॉपर उसको कचरे के डब्बे में डाला। ये उनके अखलाक है। अब मैं आपको इंडिया के बताता हूँ, यानी मैंने जो कहा ना कि हमारी कौम बद अखलाक क्यों है। मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मस्जिद से बाहर निकला तो एक बच्चा जो है वो भी मस्जिद से निकल रहा था, और मैं एक बड़े मियाँ से, जिनकी उम्र होंगी तकरीबन 80 साल के करीब, उनसे कुछ बात कर रहा था मस्जिद के दरवाज़े पर। वो बच्चा आया, उसने मुझे सलाम किया। तो मैंने कहा, बेटा ये बुज़ुर्ग को भी सलाम करो, तुम्हारे दादा हज़रत है। और वो उसके दादा थे। तो वो बच्चे ने कहा कि नहीं, वो बच्चे ने कुछ जवाब नहीं दिया, वो निकल गया वहाँ से। तो उसके दादा ने मेरे से कहा, बोले, ये मुझे कभी भी सलाम नहीं कर सकता। मैं बोला, क्यों? बोले, इनके माँ की तालीम है, इनकी माँ ने इनके दिलो दिमाग के अंदर इतना जहर भरा हुआ है कि तुम्हारे दादा हमारे दुश्मन हैं,
तुम्हारे दादा ने तुम्हारे चचा को ये दिए, फुप्पू को वो दिए, लेकिन तुम्हारे अब्बा को बेसहारा छोड़ दिए। इसलिए तुम्हारे दादा की वजह से तुम्हारे अब्बा को ये काम करना पड़ रहा है, वो काम करना पड़ रहा है। बोले मौलाना साहब, इनकी वालिदा ने इतना जहर भरी, यानी सगे दादा दादी, यानी आज ये मेरे पोतरे हैं, बोले सलाम नहीं करते वो मुझे, मेरे चेहरे को भी नहीं देखते। ये उनके माँ की तरबियत है, उनके माँ की तालीम है। और वाकई में भी उस बच्चे ने मेरे सामने, मैं खड़ा हुआ हूँ बुज़ुर्ग के साथ बातचीत करते हुए, उसने मुझे सलाम किया, मेरे से मुसाफ़ा भी किया, और वो बड़े मियाँ से सलाम नहीं किया और बड़े मियाँ को मुसाफ़ा नहीं किया। तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैं सोचने लगा, आए अल्लाह, ये माँ बाप जो है ना, अपने घर का पॉलिटिक्स बच्चों के सामने क्यों करते होंगे। घर के बच्चे दूसरों की ग़ीबतें, चुगलियाँ, बहतान और इस तरह से लड़ाइयाँ, झगड़े, बच्चों के दिलो दिमाग के अंदर अपने ही रिश्तेदारों के बारे में जहर क्यों घोलते होंगे। और ये भूल जाते हैं कि यही बच्चे जो है ना, आगे चल के तुम्हारे साथ वही सुलूक करेंगे जो तुम उनको उनके दादा दादी से करना सिखा रहे हो, क्योंकि तुमने उनको जो नफ़रत का जहर पिलाया हुआ है, कल को वो तुम्हारे ऊपर भी उसका रिएक्शन होने वाला है। अब मैं आपको मेरी मिसाल देता हूँ। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मैंने मेरे बच्चों को हमेशा ये सिखाया, सबको सलाम करो, सबसे मुसाफ़ा करो, सबको अपना समझो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई कास्टिज़म नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कुछ नहीं, सबके साथ में जो है अखलाक का बर्ताव लोगों के साथ। अब मेरे बच्चे मुझे देखते हैं कि भाई हमारे अब्बा जो है बग़ैर किसी अजर की उम्मीद के, दुनिया के अंदर बग़ैर किसी फ़ायदे के, बग़ैर किसी मफाद के, बग़ैर किसी सिले की उम्मीद के 40 से ज़्यादा बुज़ुर्ग उलामा को हर महीने 2000 रुपये पेंशन देते हैं। उसके अलावा वो देखते हैं उनकी आँखों से मेरा अपना जो ज़कात का हिसाब किताब है, मेरी ज़कात लाखों में निकलती है। मैं इस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। बड़े बड़ी डेंगे नहीं मारता हूँ, बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते, ऐसा नहीं। हालांकि मैं रहता हूँ गरीबों जैसा, ये और बात है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं 10 रुपये भी होटल में चाय पे नहीं खर्च करता हूँ, ऑटो रिक्शे में सफ़र करता हूँ, ट्रेन में सफ़र करता हूँ, हदिये के कपड़े पहनता हूँ, लेकिन ज़कात में बराबर अदा करता हूँ। और उसका पूरा हिसाब किताब मेरी अहलिया के पास में होता है, एक रजिस्टर है उसके पास, उसमें वो पूरा लिख कर रखती है किसको कितने पैसे दिए या कोई ज़रूरत का। तो मेरे घर पे औरतें चालू रहती है इस तरह से, जो है ना, बहुत सारे तकाज़े वग़ैरह उनके रहते हैं। तो मेरे बच्चों ने बचपन से ये देखे कि हम अपने ज़कात को कैसे मैनेज करते हैं। हर साल मेरा वक्त एक तारीख़ तय है। अब देखो बच्चों पे उसका इम्पैक्ट कैसे होता है। वो बच्चे ये देख रहे हैं हमारे माँ बाप इस तरह से दिल खोल के जो है अपनी ज़कात बराबर निकालते हैं और बराबर से अदा करते हैं ना, अब वो बच्चों का भी ख़र्च करने का मिजाज बनता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे बड़े फ़र्जंद 10% अपनी कमाई का वो दीन के तकाज़ों के लिए निकालते हैं। जो भी तकाज़ा रहेगा, बहुत से तकाज़े तो मैं उसको देता हूँ और बहुत से वो है जैसे आने वाली जमातों की नुसरतें हैं, और जो भी अपने से हो सकता है उसके ऊपर ख़र्च करो। तो ये अब इससे फ़ायदा क्या है, मेरा क्या फ़ायदा है? मेरा फ़ायदा ये है कि मैं मुतमईन हूँ कि मेरी औलाद जब बाहर वालों के साथ इतना हुस्न सुलूक कर रही है, भाई माँ बाप के साथ में वो कभी भी बद अखलाक़ी नहीं कर सकती है, या माँ बाप के साथ के भी हुकूक़ को कभी भी तल्फ़ नहीं कर सकती है। वो माँ बाप के साथ भी हुस्न अखलाक़ करने वाले हैं, क्योंकि आपने दूसरों से के साथ सिखाए ना। तो जब दूसरों के साथ कर रहे हैं तो माँ बाप के साथ क्यों नहीं करेंगे। और माँ बाप जब बच्चों को जहर पिलाते हैं, दादा दादी को सलाम नहीं करना, इसको बात नहीं करना, उसके मुँह को नहीं देखना, तो वो कल को माँ बाप के भी साथ में वही सलूक करते हैं। आप समझे नहीं इस चीज़ को। मैंने इससे पहले एक वीडियो में बताया था, पता नहीं आप लोगों को याद है क्या नहीं। मैंने साइकोलॉजी के ऊपर भी जो है तालीम, उसका भी एक सर्टिफिकेट लिया हुआ हूँ, उसमें भी मैंने कुछ पढ़ा हुआ हूँ। तो मुझे ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये साइकोलॉजी से ताल्लुक़ रखती है, इंसान की नफ्सियात से ताल्लुक़ रखती है। जैसा आप बीज बोओगे उसका रिज़ल्ट आपको भी मिलेगा, ये चीज़ याद रखो। तो इसके लिए हमारे घरों में अब प्रॉब्लम यही होता है। अब मैं वापस से उस मिसाल के ऊपर आता हूँ जो मैंने साउथ कोरिया के बच्चे की मिसाल दिया, कि वो बच्चे को बचपन से कचरा उठाना और उसके अलावा जो अदब है, जो अखलाक है, बड़ों की जो तालीम है ना, चाइना के अंदर और साउथ कोरिया है और उससे अतराफ़ में जितने भी मुल्क है, यानी ये इस पूरे को चाइनीज़ रीजन कहा जाता है, जैसे वियतनाम है, कंबोडिया है, थाईलैंड है,
लाओस है, ये पूरा के पूरे सब चाइना गुलक के जो ममालिक है, इन मुल्कों के अंदर एक ट्रेडिशन है, हफ्ते में एक मरतबा माँ बाप के पैर धोना ये हर बच्चों की ज़िम्मेदारी होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, उन बच्चों को अखलाक सिखाती है। तो ये चीज़ों से वो बच्चे अखलाक सीखते हैं। यानी चाइना ने, जो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में कहा था, चाइना के जो बड़े बड़े शहर है, शेंज़ेन वगैरह, ये आईटी के लाइन से वहाँ के बड़े बड़े जो है ना हब माने जाते हैं। वहाँ के मेट्रो स्टेशनों पे आपको कंपनियों के मालिक मिलेंगे, वहाँ के बड़े बड़े मॉल्स के दरवाज़ों के ऊपर कंपनियों के मालिक, मैनेजर्स मिलेंगे, करोड़ोंपति जो ऑडी और BMW कार में आते हैं, वैसे लोग पूरे झुककर आजीज़ी इनके सारी अदब से आपको अपने कंपनियों के कार्ड देंगे और आपसे कहेंगे कि आप जब अंदर जा ही रहे हैं मॉल में, तो देखो ये फ्लोर पे ये लाइन में हमारी दुकान है, आप ज़रूर वहाँ पे विज़िट करना। ये लोग नौकर नहीं हैं, इनके अंदर वो दर्द है अपनी कंपनी के डेवलपमेंट के लिए। तो ये चीज़ें आई उनके अंदर, तब जाके उन्होंने पूरी दुनिया को कैप्चर किया। ऐसे ही नहीं कोई कौम कैप्चर करती है, ये चीज़ें होना चाहिए। मैंने जो कल के वीडियो में कहा ना कि हमारे जो मारवाड़ी भाई है, चलिए अब मैं उन पे आता हूँ वापस से। मेरे साथ में एक नौजवान काम करता था और अक्सर जो है ना, अक्सर महीने के आखिर में वो कभी मेरे से 5,000 रुपये उधार लेता था, कभी 10,000 रुपये। और मुझे क्या लगता था पता है आपको? मुझे ये लगता था यार ये बहुत गरीब है और ये बेचारे को सैलरी पूरी नहीं होती होंगी, इसके घर पे जो है इसके बूढ़े अब्बा के घुटनों का ऑपरेशन होगा, अंधी माँ का ऑपरेशन होगा, जवान बेटी की शादी करना होगी, छोटे भाई के तालीम की ज़िम्मेदारी होंगी, सारी ज़िम्मेदारियाँ ये बेचारे के कंधे के ऊपर है। इसके लिए ये बेचारा जो है परेशान रहता है और पैसे जो है इसको पूरते नहीं हैं। तो और वो हमेशा सैलरी के टाइम पे मेरे पैसे भी दे देता था। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि यार ये इतना टाइम पे पैसे क्यों वापस करता बोल के। तो एक दिन मैंने ही उससे सामने से कहा, मैं बोला यार तुम पैसे आप लेते हो और फ़ौरन वापस दे देते हो, यानी 8 दिन 15 दिन के अंदर ही जैसी सैलरी हो गई पैसे आपके वापस आ जाते। ऐसा कुछ इतना ज़रूरी नहीं है। मैं बोला 10-5 हज़ार की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गांव में अगर माँ बाप परेशान है तुम्हारे, कोई बात नहीं, मेरे पैसे लेट भी दिए तो चलता। अरे नहीं बोले यार भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं गांव में परेशान नहीं हूँ। मैं बोला फिर ये पैसे लगते क्यों तुमको? बोले ये पैसे सब फजूल खर्ची के लिए मुझे लगते हैं, एक्चुअल में मेरे घर पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरे जो पिताजी है ना, बोले 200 करोड़ रुपए की फैक्ट्री है उनकी भीलवाड़ा के अंदर कपड़े की, लेकिन उन्होंने मुझे ये कह के घर से बाहर भेजा हुआ है कि 2 साल तक तूने वापस आना नहीं, कहीं पे भी तू जॉब कर, फुटपाथ के ऊपर सो, रेलवे स्टेशन के ऊपर सो, दुनिया का तजुर्बा हासिल करके आ कि दुनिया में 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है, एक ऑफ़िस में इंटरव्यू के लिए कैसी मेहनत करना पड़ती है, किस तरह से एक कमरे के अंदर कई लोगों के साथ में रहने के लिए इंतज़ाम करना पड़ता है। ये सारा तजुर्बा तुझे होना चाहिए। ये सारे तजुर्बे लेने के बाद में ही तूने मेरे पास में आना, तो मैं तुझे मेरी 200 करोड़ रुपए की जो कंपनी मैंने इतनी बड़ी मेरे खून पसीने की मेहनत से खड़े किया हुआ हूँ, उसके अंदर मैं तुझे मेरे साथ काम करने दूंगा, वो भी एज़ ए असिस्टेंट। जब तेरे पास में 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा किसी ना किसी कंपनी का, तब उस वक्त तक आना नहीं, उस वक्त तक ये सोचना भी नहीं कि मेरे बाप ने मेरे लिए 200 करोड़ की फैक्ट्री खड़े किया हुआ है। तो बोले मेरे बाप ने मुझे घर से निकाला हुआ है, मेरे बाप ने मुझे भेजा हुआ है कि उस वक्त तक तूने वापस आना नहीं। तो इसके लिए बोले मैं यहाँ पे ऐसा रहता हूँ। पैसे वगैरह जो है ना, अभी क्या है बोले, अभी मुझे गाड़ी के लिए है, दूसरे और पेट्रोल वगैरह की ज़रूरियात होती है। उसके अलावा मैं ज़रा थोड़ा अच्छे सोसाइटी में रहता हूँ, तो मेरे घर का रेंट भी ज़्यादा है, खाने पीने वगैरह ये सारे चीज़ों पे ख़र्च होते हैं। मैं तो यहाँ काम इसलिए करता हूँ, मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस लेटर चाहिए 2 साल का, और मैनेजमेंट कैसे होता है वो मुझे सीखने का है, वही मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ। तो मैं हिल गया उस नौजवान की बात सुन के। मैं बोला क्या बात कर रहे हो? हाँ बोले बिल्कुल। और बाद में उसने उसके शादी की मुझे दावत भी दिया था, तो मेरा तो जाना नहीं हो सका, लेकिन मैंने उसकी तस्वीरें वगैरह देखा। अब यानी
तब मुझे पता चला कि यार वाकई में भी ये नौजवान किस घराने से, राजपूत घराने का नौजवान, वो ख़ानदानी एतबार से करोड़पति, जिसके बाप की 200 करोड़ की जो है कंपनी फैक्ट्री चल रही है कपड़ों की, और वो जो है 15-20 हज़ार रुपये की जॉब कर रहा है। क्यों? एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए। अब देखो, मुसलमानों ने ये चीज़ें सीखना चाहिए। अब मैं हमारे नौजवानों को मैं क्या देखता हूँ, हमारा नौजवान कॉलेज में पढ़ रहा है और उसको 10वीं 11वीं से ही जो है KTM चाहिए, उसको बुलेट चाहिए, उसको बाइक्स चाहिए, उसको कपड़े एकदम शाइनिंग वाले चाहिए, उसको मोबाइल iPhone 15 चाहिए प्रो मैक्स, वो भी। अब घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं है। अभी एक नौजवान के साथ में ऐसा हो चुका है, खाने को जवारी बाजरी नहीं, और किस पे ले रहे हैं? बैंक से लोन लेके ले रहे हैं वो। तो भाई तुम किसको बताना चाह रहे हो तुम्हारी पोजीशन क्या है क्या नहीं है? पता ये चला कि तुमने अपने आप को, यानी ऐसे जो नौजवान होते हैं ना, फिर वो माँ बाप की दौलतों को संभालते नहीं हैं। जो हमारे यहाँ पे बड़े बड़े लोग जो अपनी औलादों को जब तालीम नहीं करते, तरबियत नहीं करते और करोड़ों की प्रॉपर्टी उनके लिए छोड़ के चले जाते ना, तो वैसी औलादें माँ बाप की प्रॉपर्टीज़ को नहीं संभालती हैं, क्योंकि आपने पहले संभालना सिखाए नहीं ना उनको। संभालना अगर आप सिखाते थे तो वो संभालने के लायक बनते थे, नहीं तो उन्होंने तो पूरी माँ बाप की दौलत उड़ा दी है, और ऐसे नौजवान कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर आगे चल के जो है घर में बैठे टाइम पास कर रहे हैं। इनको दुनिया भर की फ़िक्र होती है, चाइना में ये चल रहा है, अमेरिका में वो चल रहा है, और घर से फिर जोरू कमा के ला रही है, और शोहर जो है वो बैठा हुआ है कहीं पे बिल्डिंग के सीढ़ियों के पास बैठा हुआ है। जवान छोकरों को लेके, अपनी उम्र से आधी उम्र के छोकरे पोटे बैठे हुए हैं, और उनके सामने इसका फेकम फाक चालू है। तो ये सब मेंटल जो बीमारियां होती है ना, ये इसीलिए पिदरम सुल्तान बूत, हमारे बाप ऐसे थे और हमारे दादा वैसे थे, और तुम क्या है? कुछ भी नहीं है, जोरू की कमाई पे टुकड़े तोड़ते बैठे हुए हैं। अफसोस की बात बता रहा हूँ मैं। और उधर हमारे मारवाड़ी भाइयों के सक्सेस होने का रीज़न क्या है? तो अपने बच्चों को बचपन से ही ये सिखाते हैं तीसरा कुछ भी नहीं है, तुमको खुद अपना सब कुछ खड़ा करना है, जाओ तजुर्बा हासिल करके आओ, उसके बाद में हम तुमको ये करेंगे। और तीसरी जो चीज़ मैंने देखा हूँ हमारे नौजवानों के अंदर, अब मिसाल के तौर पे कोई सी नौजवान को जॉब लग गई या किसी ने कोई डिग्री ले लिया, जैसे इंजीनियर है, डॉक्टर वगैरह है ना, तो उसके पैर ज़मीन पे टिकते नहीं यार। ये भी एक मेरा तजुर्बा है। मुझे इतना अफसोस होता, क्योंकि देखो मैं भी एक सीनियर हूँ अपने काम के लाइन से भी, मैं ख़ुद ट्रेनिंग देता हूँ नौजवान बच्चों को, और मैं देखता हूँ बड़े बड़े कॉलेजेस के पढ़े हुए जो बच्चे होते हैं ना, जो वाकई में भी ख़ानदानी होते हैं, जो बच्चे वाकई में भी जिनके माँ बाप अच्छे खाते पीते घराने के होते हैं, और जो ये मेरे दोस्त की तरह से अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, वो बच्चों में एकदम पोलाइटनेस आपको मिलेगा, अखलाक मिलेंगे, नरमी मिलेंगी उनके मिजाज के अंदर। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर बच्चे जो होते हैं ना, उसको लगता है बस अब मैं इंजीनियर बन गया, पैर ज़मीन पे टिकते नहीं, वो बाकी लोगों को तो कचरा पट्टी समझने लग जाता है। मैं डॉक्टर बन गया, मेरे पास ये डिग्री आ गई, या मेरे पास वो डिग्री आ गई, या मैं ये कर रहा हूँ या मैं वो कर रहा हूँ ना, तो उसके पैर टिक नहीं पाते हैं ज़मीन के ऊपर। और दूसरी कौमों के बच्चों के अंदर आप वो अखलाक देखोगे तो मुझे अफसोस होता है ये चीज़ें देख कर भी, कि भाई तुम इंसान ही हो, अपने आप को इंसान ही समझो, कोई तुम दूसरी मखलूक नहीं बन गए हुए हो। लोगों के पास तुम्हारे से भी ऊंची ऊंची डिग्रियां हैं, लोगों के पास में तुम्हारे से भी ऊंचा ऊंचा एजुकेशन है। यह और बात है कि बहुत सारे लोग जाहिर नहीं करते। अभी मैं आपको एक चाइना की मिसाल देता हूँ, वहाँ के भी मेरे एक दोस्त की, हम लोग साथ में काम किया करते थे एक कंपनी में। कोरोना के टाइम पे उसकी जॉब चली गई, तो मैंने उसको मैसेज किया 2-3 दिन के बाद में। मैं बोला भाई अभी जॉब चली गई, क्या हुआ, दूसरी कंपनी में अप्लाई किया या नहीं किया? बोले नहीं, मैं अभी शेफ़ का काम कर रहा हूँ। शेफ़ मतलब खाना बनाने का। मैं बोला यार तू आईटी इंजीनियर है, तेरे पास इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। बोले नहीं, मैंने आईटी का प्रोफाइल बहुत सारी जगह पे डाला हुआ हूँ, लेकिन आईटी की जॉब हो सकता है 2 महीने, 6 महीने, 3 महीने के बाद में मिले। उस टाइम तक मैं मेरा टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। जिस दिन मेरी यह जॉब गई, सिर्फ़ एक दिन, मुझे एक दिन दरमियान के अंदर उस शहर से लेके इस शहर तक आने में लगा बस। बाकी मैंने यहाँ पे बातचीत करके रखा हुआ था,
और मुझे फ़ौरन यहाँ पे शेफ़ की जॉब जो है वो मेरे लिए रेडी थी। मेरा एक दिन ज़ाय हुआ सफ़र के लिए, उसके अगले दिन से जो है मैं यहाँ पे जॉब के ऊपर लग गया हूँ और अभी मैं यहाँ पे खाना बना रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए, आप देखिए, सोचिए आप लोग, एक आदमी है वो इंजीनियर है, वो भी कौन सा इंजीनियर है, आईटी इंजीनियर है, लेकिन वो किसी भी हलाल रोज़ी के पेशे को अपने लिए हक़ीर नहीं समझ रहा है। अब आप सोचो ना, इंडिया में आप इमेजिनेशन कर सकते हैं क्या, एक आदमी आईटी इंजीनियर है, अब उसको कभी काम नहीं मिल रहा है तो वो वड़ा पाव का गाड़ा लगा सकता है क्या? वो रोड पे चाय बेच सकता है? ये देखो, जो आदमी हलाल रोज़ी के किसी भी ज़रिए को हक़ीर नहीं समझेगा ना, वो ज़रूर करेगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो उसको हक़ीर नहीं समझता है। और जो हक़ीर समझेगा ना, तो फिर उसके बाद में वो लोगों से कर्ज़े लेके खा जाएगा, उसके बाद में वो लोगों को धोखे देगा, क्योंकि उसने हलाल रोज़ी के एक ज़रिए को हक़ीर समझा। लेकिन इसको वो गलत नहीं समझ रहा है, धोखे देने को, कर्ज़े लेके खा जाने को, लोगों की ज़मीनें हड़प लेने को, लोगों का घर किराए से लेके उसी के ऊपर कब्ज़ा कर लेने को, दुकान किराए से लेके उसी के ऊपर कब्ज़ा कर लेने को। मतलब ये चीज़ों को वो कोई आयब नहीं समझ रहा है, कोई उसके अंदर जो है ना इसको ये सारी चीज़ों के लिए, लेकिन वो उसको ज़रूर हक़ीर समझ रहा है छोटे मोटे कारोबार के लिए। और वही मेरा दोस्त जो चाइना वाला है, अभी मैं साउथ कोरिया में था तो मैं सोचा चलो यार वापसी में जो है एक 2-4 दिन चाइना रुकते हुए जाते हैं। और आप हैरत करोगे ये जानकर, मेरा वो दोस्त जो आईटी कंपनी में जॉब किया करता था, उसके बाद उसने शेफ़ का काम किया और फ़िलहाल जो है वो खेती बाड़ी का काम कर रहा है। कोई उसको इसमें आयब नज़र नहीं आया, कोई नक्स नज़र नहीं आया, उसने अपने लिए कोई इसको हिकारत वाला पेशा नहीं समझा कि मैं आईटी कंपनी में कभी जॉब किया करता था, फिर मैंने शेफ़ का काम किया, कई उसने अपने जॉब्स चेंज किया। वो खेती बाड़ी का काम कर रहा है, मतलब वहाँ पे खेती बाड़ी के काम को भी एक प्रोफेशन समझा जाता है। खेती बाड़ी से भी करोड़ों रुपये लोग वहाँ पे कमाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो खेती बाड़ी भी होती है वो कम्प्लीटली टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर डिपेंड होती है। मुझे इतनी खुशी हुई और मैं सोचने लगा, अरे अल्लाह, ये लोगों के अंदर वाकई में भी जो क्वालिटी है हलाल रोज़ी, भाई किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आईटी कंपनी में काम मिला, अच्छी बात है, शेफ़ का काम मिला, कोई मसला नहीं है, खेती बाड़ी में काम मिला, मेहनत का ही काम है ना, मेहनत का काम करके हलाल रोज़ी कमाना है। मैं समझता हूँ ये क्वालिटी हमारे मुस्लिम नौजवानों में भी और बाकी नौजवानों में भी, अगर दूसरे समाज के बच्चे भी मेरी बात सुनेंगे, मैं उनको भी यही कहूँगा कि हमारे अंदर भी ये चीज़ होना चाहिए। जो एटीट्यूड है ना, हमारा एटीट्यूड, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। हलाल रोज़ी का कोई भी ज़रिया हो, उसको कभी हक़ीर मत समझो आप, तो दुनिया में कभी आपको किसी के सामने मोहताज नहीं होना पड़ेगा। और फिर आपके अंदर ऐसी क्वालिटी पैदा होंगी ना। बात हमारी मोहम्मद शमी से शुरू हुई थी, तो दुनिया आपको सलाम करेंगी, दुनिया आपको सर आँखों के ऊपर बिठाएंगी। तो अल्लाह की ज़ात से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये चंद मारूज़ात आप लोगों के समझ में आई होंगी। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को इस पे अमल करने वाला बनाए, हमको अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को चेंज करने वाला बनाए, हमको अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझने वाला बनाए और अपनी ज़िंदगी को सीरियस लेकर ये छिचोरापन, ये लौंडपना और ये जो लाउबालीपना है और ये जो उछल कूद है ज़िंदगी की, इससे अल्लाह तबारक व ताला हमको निकाल कर एक सीरियस, एक अपनी ज़िंदगी को जो है समझने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।